हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए काफी अलग और मस्त मूवी लेके आई हूँ 28 डेज लेटर। मूवी की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होती है, जहाँ पे हम एक लैब में कुछ चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन चिंपांजीज पे एक वायरस डाला होता है और इसकी वजह से चिंपांजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। अब रात के समय में इस लैब में एनिमल रेस्क्यू के लोग आते हैं जो इन इलीगल एक्सपेरिमेंट से जानवरों को बचाना चाहते थे। जब ये लोग लैब में घुस आते हैं तब वहाँ पे लैब का सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और इन्हें रोकते हुए कहता है कि इन्हें मत छुड़वाओ, ये काफी अग्रेसिव हुए हैं। लेकिन वे लोग इसकी बात नहीं मानते और एक पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं, तो उसके अंदर जो चिंपांजी होता है दरवाजा खोलते ही हमला कर देता है, जिसके कारण उसे अजीब सा इन्फेक्शन होने लगता है। जब उसका साथी उस लड़की को देखने जाता है तब उस लड़की का इन्फेक्टेड खून कुछ उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे वो लैब का सिक्योरिटी ऑफिसर लड़की को मारना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही वो लड़की उससे मार देती है। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम 28 दिनों के बाद जिम नाम के एक आदमी को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कोमा में था। हॉस्पिटल में होश आता है, वो देखता है कि हॉस्पिटल पूरा सुनसान पड़ा है, वहाँ पे कोई भी इंसान जानवर कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ कपड़े पहनकर बाहर आता है तो उसे पूरा शहर भी सुनसान दिखाई देता है। न्यूज़पेपर में कुछ खबरें होती है लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं पाता। अब शहर में ये चलते हुए आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि आखिरकार हुआ क्या है। वो एक बिल्डिंग के पास जाता है और देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा था और ये इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है और एक एक करके उसके बाद काफी सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज को देख के जिम काफी हैरान होता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी काफी तेज थे और उसका लगातार पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी दो लोग उसे बचा लेते हैं और वो उसे एक सुरक्षित जगह पर लेके आते हैं जहाँ पर वो दोनों भी रह रहे थे। अब वो दो लोग जिनका नाम सेलेना और मार्क होता है वो जिम से पूछते हैं कि तुम आखिरकार हो कौन। तभी जिम बताता है कि मैं साइकिल से कुरियर डिलीवर करता था, कुछ 28-30 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज जाके मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। इस बीच में क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। तभी सेलेना और मार्क उसे बताने लगते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें अखबारों में आने लगी, फिर टीवी में न्यूज में आने लगा कि एक वायरस बड़ी ही तेजी से फैल रहा है और उसके बाद हमारी आंखों के सामने लोग एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे थे और वो भी अजीब से ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। और ऐसे देखते देखते ये वायरस पूरे शहर में फैल गया और लोग ज़ॉम्बी बनते गए। शहर को खाली करने से पहले ही सब कुछ तबाह हो गया था और आखिरी न्यूज में हमें पता चला कि ये वायरस लगभग पूरे दुनिया में फैल चुका है। लेकिन जिम पूछता है कि फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो बताता है कि अब इस दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। पिछले कई दिनों से बिजली भी नहीं आ रही है और एक हफ्ते में तुम पहले इंसान हो जिसे हमने रेस्क्यू किया है। अब ये सुनते ही जिम पूछता है कि तुम्हारे फैमिली का क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि सबके सब अब मारे गए हैं। फिर जिम कहता है मुझे अपने माता पिता को ढूंढने जाना है, उन्हें देखना है। पहले तो सेलेना और मार्क उसे मना करते हैं, लेकिन जिम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम कल सुबह तुम्हारे माता पिता को देखने के लिए चल सकते हैं। रात में हम नहीं जा सकते क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब अगले दिन सुबह ये लोग निकलते हैं और काफी सफर पैदल तय करने के बाद ये लोग जिम के घर पे पहुंच जाते हैं। जिम अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि उसके माता पिता ने सुसाइड कर लिया था इस वायरस से बचने के लिए और उनके हाथ में जिम की एक फोटो रहती है। उसके पीछे उन्होंने जिम के लिए एक मैसेज लिखा था, जिम विथ एंडलेस लव, वी लेफ्ट यू स्लीपिंग, नाउ वी आर स्लीपिंग विथ यू, डोंट वेक अप। इस लेटर को पढ़ने के बाद जिम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कुछ समय अकेला बिताता है, जिसके बाद वो तीनों भी रात उधर ही बिताने का सोचते हैं क्योंकि दिन ऑलरेडी ढल रहा था। उसमें से मार्क पहरा देने के लिए जगने लगता है। जब ये लोग कमरे में होते हैं तभी गलती से जिम एक बैटरी की लाइट जलाता है, जिसके कारण ज़ॉम्बीज का ध्यान इनके तरफ आता है और दो ज़ॉम्बी जो कि जिम के पड़ोसी होते हैं वो उनके ऊपर हमला करने आते हैं। हालांकि ये लोग ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन इनमें से एक ज़ॉम्बी ने मार्क के हाथ पर काट लिया था और अब वो भी इन्फेक्टेड था। लेकिन उससे पहले कि मार्क ज़ॉम्बी बनता, सेलेना उसे मार देती है। तुरंत सेलेना जिम से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जब एक बार ज़ॉम्बी आते हैं तो उनके बाद काफी सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो दोनों भी उसी वक्त वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये लोग रास्ते में पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब ऑलरेडी सुबह हो गई थी, तब उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई और बुझती हुई दिखाई देती है। यानी ये एक तरह का सिग्नल था, वहाँ पे कोई इंसान था जो लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। इसीलिए ये दोनों भी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। ये सीढ़ियों से उस फ्लैट तक जाना चाहते
थे जहाँ पर वो लाइट जल रही थी, लेकिन इस अंधेरे में काफी सारे ज़ॉम्बीज हो सकते थे। और धीरे धीरे ये लोग ऊपर बढ़ रहे होते हैं कि तभी उस बिल्डिंग में काफी सारे ज़ॉम्बीज थे वो आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी जल्दबाजी में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बी इन दोनों को मार दे, एक आदमी आ जाता है और वो उन दोनों को बचाकर अपने घर के अंदर लेके आता है। दरअसल ये आदमी वही था जो इन्हें लाइट के द्वारा सिग्नल दे रहा था। इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ उसकी बेटी हैना भी थी। ये दोनों भी उस फ्लैट के अंदर छुपे हुए थे। फ्रैंक इन दोनों को भी देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ऐसे मुश्किल हालातों में एक दूसरे का साथ काफी जरूरी होता है और काफी दिनों तक इन्होंने इंसानों को देखा भी नहीं था और इसीलिए वो सिग्नल्स भेज रहा था बाहर की तरफ। अब रात के समय में ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फ्रैंक इन्हें उसके रेडियो के द्वारा एक मैसेज सुनाता है। ये मैसेज दरअसल आर्मी ने ही ब्रॉडकास्ट किया था। वो लोगों को बता रहे थे कि उनके पास इस वायरस का इलाज है और अगर आपको कोई भी प्रोटेक्शन या सुरक्षा चाहिए तो आप हम तक पहुंच सकते हैं और उनके कैंप की लोकेशन आर्मी ने बताई थी। फ्रैंक कहता है कि हमें वहां पर पहुंचने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, शायद वो जगह सेफ हो सकती है। लेकिन सेलेना कहती है कि हमने कब तय किया कि हम दोनों जा रहे हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम ज्यादा दिन तक अकेले नहीं टिक सकते, इसीलिए सबको साथ में चलना होगा। लेकिन सेलेना कहती है कि इतने लंबे सफर में हम मर भी सकते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक की बेटी हैना कहती है कि वहाँ पर आर्मी है, वो हमें बचा सकती है और हमारा साथ दे सकती है। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि ये मैसेज आर्मी ने कब ब्रॉडकास्ट किया था। अब उस कैंप पे आर्मी बची भी होगी या नहीं ये भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क लेने का सोचते हैं क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ का खाना और पानी भी जल्दी खत्म होने वाला था और बिल्डिंग के नीचे के ज़ॉम्बी कभी भी यहाँ पहुँच सकते थे। अब ये प्लान के तहत गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ चलते हैं और कुछ दूर सफर तय करने के बाद इनके सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता आता है। इस अंधेरे में ज़ॉम्बी हो सकते थे। जिम कहता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि ये एक शॉर्टकट होता है और उसके अंदर गाड़ी लेकर जाता है। यहाँ पर चारों तरफ काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर रास्ता ब्लॉक होता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और चला जाता है और तभी वहाँ इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब जल्दबाजी में इन्हें अपने गाड़ी का टायर बदलना था। ये लोग काम पे लग जाते हैं और तभी उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज अंधेरे में दिखाई देते हैं जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अब इन्हें आता देख फ्रैंक, सेलेना और जिम जल्दी से गाड़ी को उठाते हैं और हैना गाड़ी का टायर बदल देती है। ज़ॉम्बी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो हमला करते हैं। लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी तरह इनकी जान बचती है। रास्ते में इन्हें एक सुपरमार्केट भी दिखाई देता है जहाँ से ये काफी सारा सामान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पूरा शहर वीरान है। अब इस पूरे सफर में इनके आपस में बॉन्डिंग होती है और फाइनली ये सब वहाँ पे पहुँचते हैं आर्मी कैंप की तरफ। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इस बात से लोग काफी निराश होते हैं। सेलेना कहती है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई होगी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक को अभी भी उम्मीद थी। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पे एक कौवा एक डेड बॉडी को खा रहा था और जब फ्रैंक ऊपर देखता है तो कुछ खून की बूंदे उसकी आंख पर आकर गिरती है। अब यहाँ पे फ्रैंक समझ जाता है कि वो कुछ ही पलों में अब इन्फेक्ट होने वाला है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए वो अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। अब ये सुनते ही उसकी बेटी उसे जाने नहीं देती, अपने पिता को कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फ्रैंक कहता है मुझसे दूर रहो। अब यहाँ पे सेलेना समझ जाती है कि ये भी इन्फेक्टेड हुआ है और वो जिम को बोलती है कि इसे मार डालो, ये इन्फेक्टेड हो चुका है। और जिम अपने बेसबॉल के बैट से उसे मारने जाता, तभी वहाँ पे कुछ नकाबपोश आते हैं, वो फ्रैंक के ऊपर गोलियां चलाते हैं और फ्रैंक मारा जाता है। ये नकाबपोश आर्मी के ही लोग होते हैं और वो इन तीनों को भी जीप में बिठाकर लेके जाते हैं अपने कैंप में। तीनों के तीनों फ्रैंक की मौत से काफी सदमे में होते हैं। ये लोग देखते हैं कि आर्मी का कैंप काफी बड़ा होता है और वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पे इनकी मुलाकात हेनरी से होती है जो कि इस आर्मी कैंप का हेड होता है। ये जगह काफी सुरक्षित होती है क्योंकि इन्होंने चारों तरफ काफी सारी सुरक्षा की चीजें बिछा कर रखी होती है, जिसकी वजह से कोई भी ज़ॉम्बी या इवन इंसान अंदर नहीं आ सकता था। अगर ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश भी करेगा तो इन्हें पता चल जाएगा और ये लोग उसे मार सकते हैं क्योंकि इनके पास वैसे काफी हथियार होते हैं। और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि आर्मी के पास कोई भी वायरस का इलाज नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग में यही कहा था कि हमारे पास इलाज है, लेकिन हेनरी उसे बताता है
है कि हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सुरक्षा दे सकते हैं और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे बुला रहे थे। इसके बाद हेनरी जिम को अपने कैंप लेके जाता है, जहाँ पे जिम देखता है कि इनका ही एक आर्मी का ऑफिसर ज़ॉम्बी बना हुआ था और इसे पकड़ के रखा हुआ था, जो बहुत ही अग्रेसिव होता है। उसके गले में चेन भी होती है। हेनरी बताता है कि 2 दिन पहले ये एक जगह से इन्फेक्टेड हुआ था, हमें काफी मुश्किल हुई उसे बंदी बनाने के लिए। लेकिन जिम उसे पूछता है कि आपने इसे जिंदा क्यों रखा है, तो हेनरी कहता है इससे हमें इलाज की बीमारी की जानकारी मिल सकती है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये ज़ॉम्बी बिना खाने के कितना दिन तक जिंदा रहेगा। इसके बाद में ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और रात को जब ये सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तभी इन्हें ब्लास्ट की आवाज आती है, क्योंकि इन्होंने रास्ते भर में काफी सारे माइंस बिछाए थे जो कि तभी ब्लास्ट हो सकते हैं जब कोई बाहर का अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सब लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं ज़ॉम्बी इस तरफ आ रहे थे और उन्हें वो गोलियों से हमला कर मार देते हैं। अब थोड़े समय के बाद ये सारे आर्मी के ऑफिसर अंदर आते हैं, तो इनमें से एक आर्मी का ऑफिसर सेलेना के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब जिम उसे बचाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जिम और उस ऑफिसर की काफी बहस होती है। तभी हेनरी आके उनका झगड़ा रोकता है और जिम को अपने साथ लेकर जाके एक चीज बताता है कि हम लोग यहाँ पे काफी दिनों तक रह रहे हैं। यहाँ पे मेरे सारे साथी यानी सारे आर्मी के ऑफिसर पूरे उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी कैद होकर। और करीब 8 दिन पहले मेरा एक और आर्मी का ऑफिसर उसने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते या फिर भूख से नहीं मरना था और इसीलिए सारे लोगों का मनोबल भी खत्म होते जा रहा था। इसीलिए मैंने अपने टीम से वादा किया था कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं कुछ औरतों का इंतजाम करूंगा। और इसीलिए हमने रेडियो पर वो मैसेज डाला था अपने साथी, ताकि यहाँ पे कोई फीमेल आ सके और मेरे साथियों का मनोबल बढ़ सके। अब जिम को हेनरी के इरादे समझ जाते हैं। दरअसल उन लोगों ने इन्हें इसीलिए पनाह दी थी क्योंकि इनके पास फीमेल्स होती हैं। अब वहाँ से जिम सीधा सेलेना और हैना के पास जाता और कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। ये तीनों भी निकलना शुरू करते हैं, लेकिन हेनरी के लोग जिम पर हमला करते हैं। लेकिन इनके बीच में सार्जेंट फेरल भी होता है, जो कि जिम का साथ देने का सोचता है और वो अपने साथियों को कहता है कि हमें आम लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, इन तीनों को भी तुम छोड़ दो। और उनकी तरफ वो गन फेंकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे भी बंदी बना लेते हैं। और जब उसे होश आता है तो फेरल कहता है कि हमारा कमांडर हेनरी पूरा पागल हो चुका है। दरअसल इस जगह से 100 माइल तक कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं फैला है। इस जगह में और भी लोग हैं जो सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन हेनरी ने जानबूझ के हमें ऐसे यहाँ पे कैद करके रखा है, क्योंकि उसे खुद लीडर बनना है, उसे खुद का एक ग्रुप तैयार करना है, क्योंकि अब कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। अब अगली सुबह 2 आर्मी ऑफिसर इन दोनों को भी जंगल में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों की लाशें देखते हैं जो शायद आर्मी के ही लोगों ने मारा था। और यहाँ पे ये लोग फेरल को भी मार देते हैं, लेकिन जिम वहाँ से कैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। आर्मी ऑफिसर उसका पीछा करते हैं, लेकिन उनके हाथ में वो नहीं आता। अब जिम एक जगह पे थके बैठ जाता है। जब वो आसमान में देखता है तो वहाँ पर उसे एक प्लेन उड़ते हुए दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि जो फेरल ने बात कही थी वो सच है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, जो आसानी से रह रहे हैं। वही दूसरी तरफ हेनरी के लोग हैना और सेलेना को तैयार करते हैं पार्टी के लिए। अब जिम यहाँ पे एक बार फिर से अंदर आ पहुँचता है और वो सायरन बजा देता है और हेनरी अपने आदमियों के साथ उस तक पहुँच जाता है। जिम को कैसे भी सेलेना और हैना को इनसे छुड़ाना था और वो एक एक करके हेनरी के लोगों पर हमला करता है। जब हेनरी यहाँ से गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो देखता है कि सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आ रहे हैं और वो उन सब पर गोलियां चलाता है और उसे वापस से अपने कैंप में ही आना पड़ता है। अब जिम भी यहाँ पे पहुंच जाता है और उस एक ज़ॉम्बी को वो खोल देता है जिसे आर्मी के लोगों ने बांध के रखा हुआ था। उस ज़ॉम्बी को हेनरी और उसके लोगों ने भूखा रखा था, इसके कारण काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी भागदौड़ में हैना और सेलेना अलग अलग हो जाते हैं। जब एक आर्मी ऑफिसर ने सेलेना को अपने कब्जे में रखा होता है तभी उसके ऊपर जिम हमला कर देता है, लेकिन जिम को ऐसा अग्रेसिव देख सेलेना को लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए वो उसे मारने जाती है। लेकिन तभी वो देखती कि वो ज़ॉम्बी नहीं है। दरअसल दोनों भी एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और एक दूसरे को किस करते हैं। जिम उसे बताता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, पूरी दुनिया इस
इस वायरस के इन्फेक्शन में नहीं आई है, क्योंकि आसमान में मैंने एक प्लेन देखा है, यानी कि इंसान अभी भी सुरक्षित है। फिर दोनों भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी दौरान हैना पीछे से आती है और जिम के ऊपर बॉटल फोड़ मारती है। ये देख सेलेना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हैना कहती है कि मुझे लगा कि ये ज़ॉम्बी बन गया है और तुम्हें काट रहा है। तभी जिम बोलता है मैं इसे काट नहीं रहा था, किस कर रहा था। अब इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने के लिए बाहर गाड़ी की तरफ आते हैं और हैना जल्दी से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। और जब सेलेना और जिम पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो पीछे हेनरी बैठ और वो जिम को एक गोली मारता है। हालांकि गोली से वो मरता नहीं है। अब हैना कार को रिवर्स में लेके जाती है और पीछे से वही आर्मी ने पकड़ा हुआ ज़ॉम्बी आता है। वो काफी गुस्से में होता है और वो हेनरी को खींच लेता है और इसी तरह हेनरी का भी अंत होता है। इसके बाद ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिम को गोली लगी होती है, इसीलिए सेलेना उसे इंजेक्शन देती है और जब जिम को होश आता है तब वापस से 28 दिन बीत चुके होते हैं और वो एक कॉटेज के अंदर होते हैं, जहाँ पर उसके साथ हेलेना और हैना भी होती है। और साथ ही मूवी के अंत में ये दिखाया जाता है कि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे वो भूख के मारे अब मर रहे हैं। अब इन्हें आसमान में एक जेट की आवाज आती है और ये तीनों बाहर भागते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा होता है जिसके थ्रू जेट में बैठे हुए लोगों को वो सिग्नल देते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमें रेस्क्यू कीजिए। इसी तरह ये तीनों बच जाते हैं और मूवी खत्म होती है। करूंगी स्टे ट्यून, बाय बाय।